जिन जो भी वक्ता रहे जिन्होंने बात की, उन सभी के प्रति मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। प्रोफेसर माहेश्वरी और श्री प्रवीण बौद्ध जी, डॉक्टर नीलम राठी जी, इनसे हम परिचित हैं काफ़ी समय पहले से। और मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर सुशील उपाध्याय जी और आप डॉक्टर राम भरोसे। सबसे पहले आपको मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आसान नहीं होता है ये जो काम आप कर रहे हैं और आपके साथ-साथ आपके जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं सभी बधाई के पात्र हैं। एक इस बात से मैं शुरू करना चाहूँगा कि देखिए विद्यालय छोटा नहीं होता है। विद्यालय छोटा नहीं होता है। असल में अगर व्यक्ति में जज़्बा है, जुनून है, उत्साह है कुछ करने का, तो कहीं न कहीं से, किसी न किसी रिमोट एरिया से वह बहुत बड़ा अभियान चला सकता है। ये आपके और आपके विद्यालय के लिए मैं बात रखना चाहूँगा। दूसरी बात मेरी हिंदी के लिए आप लोग मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ। मैं मतलब मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है मॉरिशस में यहाँ पर, तो फ्रेंच है असल में लेकिन हिंदी हमने सीखी है और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, तो फिर थोड़ी बहुत आ जाती है। तो कुछ शब्दों के उच्चारण में वो फ्रेंच का प्रभाव मिल सकता है आप लोगों को, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पहले से। अम सत्रों पर आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव जी ने ऑनलाइन शिक्षण को लेकर जो विषय रखा है आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने युवा वर्ग की चर्चा की, उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के 90% बच्चे जुड़ पाए इससे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है। जबकि 80% छात्रों के पास मोबाइल भी थे। तो इन्होंने उपलब्धियों की बात की, उन्होंने 3 वर्गों के अध्येताओं की बात की इस ऑनलाइन शिक्षण माहौल में। जो जो एक पहला वर्ग ये है जिन्होंने कभी सीखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता है उन लोगों को। दूसरा वर्ग जो नवसीखे हमारी भाषा में भोजपुरी भाषा में नवसीखे हम लोग कहते हैं, तो मतलब नव अध्येता और तीसरा जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं या इन उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहिबा ने उपलब्धियों की भी बात की और इसके साथ समस्याओं की भी चर्चा की, जिनमें डेटा रिचार्जिंग की बात इन्होंने कही और फिर संभावनाओं के तौर पर डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने स्किल्स और ट्रेनिंग डेवलपमेंट की भी बात की, जो कि ज़रूरी है और कितने अफोर्डेबल हो सकता है, कितना मतलब एक बच्चा उसको उन संसाधनों को प्राप्त कर सकता है, इन सब की चर्चा इन्होंने की है। फिर इसके बाद श्री प्रवीण बौद्ध जी जो विशिष्ट अतिथि है, इन्होंने टेक्निकल साइड लिए है और इन्होंने कहा कि महामारी की स्थिति में हालाँकि बहुत कम विकल्प है हमारे पास, लेकिन फिर भी संभावनाएँ असीम हैं, ऑनलाइन शिक्षण के साथ जोड़ने के लिए। और इन्होंने स्थिति के सही आकलन करने की माँग की, वो ज़रूरी है और उसी रियलिटी को पहचाने हुए कि मेरे छात्र, मेरे बच्चे, मेरे विद्यालय में समस्याएँ कौन-सी हैं, मेरे छात्र के गुण कैसे हैं, उनकी कमियाँ क्या हैं, उन सब को आधार बनाकर उसके अनुरूप हम लोग पाठ्यक्रम तैयार करें या फिर हम लोग ऑनलाइन शिक्षण के साथ आगे बढ़ें। और इन्होंने इन्फोसिस की भी जो चर्चा की और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो उदाहरण बौद्ध साहब ने लिए है, वो इन्फोसिस के जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने कहा है कि 18वीं सदी में तो स्ट्रक्चर है, 19वीं सदी में रिसोर्सेज संसाधन जिससे हम कहते हैं और 20वीं सदी में छात्र हैं हमारे। सो हमें ये पहचानना होगा कि देखिए हमारे छात्र आज के ज़माने के हैं। हमारे छात्र डिजिटल नेटिव्स हैं। मूल रूप से मैं बात कर रहा हूँ, हालाँकि इसमें अपवाद हो सकते हैं। ग्रामीण स्थितियों को मैं बहुत अच्छी तरह से मैं पहचान रहा हूँ आप लोगों के वक्तव्यों के माध्यम से। लेकिन फिर भी मोटे तौर पे आज का जो बच्चा है, जो जन्म ले रहा है, वो मोबाइल फ़ोन के साथ जन्म ले रहा है। तो उसकी अपेक्षाएँ कुछ और हैं। लेकिन मेथोडोलॉजी हमारी, प्रविधियाँ हमारी और संसाधन हमारे पुराने शायद हो चुके हैं। मैं अपने शब्द को तोड़कर बता रहा हूँ आपके सामने।
तो इसलिए इस जो मिसमैच की बात है, तालमेल नहीं हो पाता है, इसकी चर्चा बौद्ध साहब ने की है और इन्होंने कहा है कि साधन के तौर पर इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के संदर्भ में ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है और शिक्षकों को लगातार सीखना होता है और अपने आप को अपग्रेड करना होता है, वो ज़रूरी है। जहाँ तक चुनौतियों की बात इन्होंने की और इन्होंने कहा है कि नई ज़िम्मेदारियाँ अब बन रही है शिक्षकों की और नई ज़िम्मेदारियों में हमें शिक्षक को फ्रेंडली होना है, अपने छात्रों को के बीच में उस ढंग से वो दूरी बनाए नहीं रखना है, फ्रेंडली अप्रोच हो, फिलोसॉफिकल अप्रोच हो, उनकी साइकोलॉजी को हम समझें। आज के छात्र को यदि हम ठीक ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, एक मूल कारण मुझे लगता है कि ये है कि हम उनके स्तर तक उनकी साइकोलॉजी को ठीक से टटोल नहीं पाते हैं, वो ज़रूरी है मुझे लगता है। और इसमें मैं एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो ज़रूरी है, डार्विन का जो कांसेप्ट है, सिद्धांत है, आप लोग जानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन चूँकि इस महामारी के दौर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर मैं एक और वाक्य जोड़ना चाहूँगा सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट मतलब कौन कितने जल्दी सीख पाता है चीज़ों को, कितने जल्दी आप अपने आप को अपग्रेड, अपस्किल कर सकते हैं, कितने जल्दी आप टेक्नोलॉजी को और नई शिक्षण प्रविधियों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसको प्रैक्टिस में, उसको अपने व्यवहार में ला सकते हैं, ये तय करेगा कि आप टिकेंगे या आप पिछड़ जाएँगे। ये ज़रूरी है मुझे लगता है और इन्होंने नॉलेज अप्रोच की बात की, इन्होंने कहा कि आज के संदर्भ में जो ज़रूरी है, वो ये है कि हम अपने छात्रों में प्रेज़ेंटेशन स्किल्स को उसको बढ़ावा दें और इन्होंने एक बात से अपने वक्तव्य को समाप्त किया था, वो ये है कि हम नॉलेज जो है, वो तो गूगल पे है, हर जगह है। लेकिन बात को कैसे रखना है, अप्रोच की मैं बात करता हूँ। किस ढंग से पेश करना है अपने छात्रों को, ये महत्वपूर्ण है कि हम कैसे पेश करें, कैसे प्रस्तुत करें उन कंटेंट को और किन विधियों के माध्यम से हम पहुँचाएँ अपने छात्रों तक, ये महत्वपूर्ण है और ये तय करेगा कि छात्र उसको ग्रहण कर पाते हैं या नहीं। तीसरे वक्ता प्रोफेसर माहेश्वरी ने जो मुख्य अतिथि रहे, इन्होंने कोरोना की भूमिका दी और इसके बाद इन्होंने शिक्षण संसाधनों के प्रयोग में नयापन की चर्चा की और नॉलेज डेवलपमेंट की भी बात इन्होंने की और इन्होंने इस मुद्दे को भी छुआ कि किस तरह से ट्रेडिशनल टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और उसमें किस तरह से उसको कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इन्होंने कुछ समस्याओं की कुछ चुनौतियों को रेखांकित किया है, जिनमें कुछ एक को मैं आपके सामने फिर से दोहराना चाहूँगा। एक तो अडैप्टिंग इश्यूज़ वो महत्वपूर्ण है। चुनौतियों के तौर पर, समस्याओं के तौर पर हमारे छात्र, हमारे शिक्षक कितना अडैप्ट कर पा रहे हैं। जैसे अभी नीलम जी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अचानक अकस्मात स्थिति ऐसी आ गई है कि जो भी आपके शैक्षणिक सत्र हैं, उनको ऑनलाइन आपको पूरा करना है, ये निर्देश मिला है, राइट? तो इस ढंग से किस तरह से अडैप्ट कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है टेक्निकल इश्यूज़ जिनमें उन्होंने कहा कि 20% छात्र के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। फिर तीसरा तैयारी प्रिपेयर्डनेस वो ज़रूरी है। मैं शिक्षक हूँ, 20 वर्षों से मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, कितना मैं तैयार हूँ, प्रिपेयर्डनेस मेरी, अगर मैं पहले से ही देखिए जी ने बहुत पहले से हमको ये सुविधा दी। चिल्ला-चिल्ला कर टेक्नोलॉजी हम सबसे कह रही है कि देखो भैया मैं उपस्थित हूँ, मेरे मेरे इतने हाथ हैं, मैं रक्तबीज की तरह हूँ। जहाँ पर रक्त की एक बूंद गिरे, वहाँ पर मैं पनप रहा हूँ। मैं एक मोबाइल ऐप के रूप में आपके सामने हूँ, स्काइप के रूप में और तरह-तरह के उपकरणों के रूप में आपके सामने हूँ। लेकिन आप मेरा सदुपयोग किस तरह से कर रहे हैं? कोई भी काम, किसी भी काम के लिए, शिक्षण में या किसी भी काम के लिए। तो ये ज़रूरी है, तैयारी।
किस हद तक हम लोग तैयार है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। फिर इन्होंने टाइम मैनेजमेंट की भी बात की, इन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी, सेल्फ मोटिवेशन और सोशल आइसोलेशन की भी बात की। एक जो बड़ी समस्या प्रोफेसर माहेश्वरी ने हमारे सामने रखी, उत्तराखंड में नेटवर्क की समस्या है, जिसकी वजह से लगभग 7 लाख छात्र वंचित हुए हैं उससे। फिर इन्होंने जो अपने ऑटोनोमस कॉलेज की बात की, वो मुझे बहुत ही रोचक लगा, विशेष तौर पर कि किस तरह से मोबाइल ऐप का निर्माण हुआ, किस तरह से ई लाइब्रेरी का प्रयोग हो रहा है और किस तरह से नए कोर्सेज बनाए हैं इन लोगों ने आईसीटी के माध्यम से। तो ये ज़रूरी है और जो सुझाव इन्होंने दिए हैं कि स्मार्टफ़ोन छात्रों तक पहुँचाया जाए, वो ज़रूरी है। और इन्होंने अपना वक्तव्य इन 5 सीज़ के साथ समाप्त किए, जिन ऑनलाइन शिक्षण के लिए जो है कंटेंट कलेक्शन, कंटेंट मैनेजमेंट, कनेक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग वो ज़रूरी है। आज के दौर में यदि शिक्षक हमारे ट्रेंड नहीं है, अब ये ट्रेनिंग संस्थागत भी हो सकती है और व्यक्तिगत भी हो सकती है। अगर मैं खुद को अपग्रेड न करूं, मैं खुद को धीरे-धीरे किसी भी उपकरण के साथ अगर मैं अभ्यस्त न हूं, तो मैं पिछड़ जाऊंगा। ये स्थिति है। इसके बाद प्रोफेसर सुशील उपाध्याय जी मुख्य वक्ता रहे। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए इस सत्र के दौरान और जो सबसे पहला अंतर इन्होंने बताया कि एक तो एजुकेशन शिक्षा है एक जगह और दूसरी ओर माध्यम है। हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के बीच, दो अलग छोड़ के कंसेप्ट है। ठीक है, तो प्रायः जब हम दोनों को मिक्सअप कर लेते हैं और ऑनलाइन शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो जूम और गूगल मीट आदि की चर्चा करते हैं तो हमको लगता है कि ऑनलाइन शिक्षक हो गए। मुझे लगता है शायद ये भ्रम है, ये भ्रांति है। तो इन्होंने अनुवाद की और जो आकाश टैबलेट की भी चर्चा इन्होंने की कि अगर पहले से ये सार्थक हो जाता तो फिर डिजिटल डिवाइड नहीं हो पाता और कनेक्टिविटी की भी समस्या इन्होंने उठाई है और चुनौतियों के तौर पर इन्होंने 3 जो गैप्स रखे हमारे सामने, एक नॉलेज गैप, एक स्किल और एक कम्युनिकेशन। वो महत्वपूर्ण है मुझे लगता है और एक महत्वपूर्ण बात सुशील जी ने उठाई है, वो ये है कि प्रायः हमको लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा पश्चिम की देन है। इस पर मैं अपने प्रस्तुति में और विस्तार से चर्चा करूँगा। लेकिन इससे अलग सोचना होगा हमें, क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से हम अपने छात्रों में विश्लेषणात्मक शक्ति बढ़ाएँ, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग लोग तैयार करें हम लोग और किस तरह से जैसे कन्वेंशनल जो टीचिंग है वो अ, हम सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग की जगह या ऑनलाइन टीचिंग कन्वेंशनल टीचिंग की जगह नहीं ले सकते हैं। तो फिर इन्होंने एजुकेशन के 5 चरण की भी बात की और बहुत सारे सवाल उठाए और ये ज़रूरी है कि हमारी ट्रेनिंग अभी से ही शुरू हो जाए। वेबिनार के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ संयम, कुछ नियम आवश्यक है। सबसे पहले आपको हम सबको सीखना है कि खुद को म्यूट करें कैसे, वक्ताओं को सुने और कहाँ पर इंटरफियर करना है, कहाँ पर प्रश्न करने हैं, उसके अलग-अलग टूल्स क्या हैं, चैट बॉक्स क्या है, आदि-आदि। ये पहले से एक ग्राउंड वर्क जैसे हम लोग कहते हैं, पूर्व तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए ताकि हम लोग तैयार रहें इसके लिए। और जो सुशील साहब ने कहा कि हमें ओरिजिनल रहना चाहिए, वो ज़रूरी है। डुप्लीकेट ना बने और भारतीय संदर्भ में जो सामग्री है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, अडैप्टेड है, उसका भी हम लोग ध्यान रखें। फिर इसके बाद जो अंतिम वक्ता डॉक्टर नीलम राठी जी ने इन्होंने ग्रामीण स्थितियों की नेटवर्क संबंधी या बिजली संबंधी उस प्रश्न के साथ अपने वक्तव्य की शुरुआत की और इन्होंने कहा कि 2 दृष्टिकोण है ऑनलाइन शिक्षण को लेकर। एक जो हम पर थोपा गया एक तरह से कि हम कोरोना काल के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े, एक ये बात
और इसमें मतलब अचानक आपको महासागर में फेंक दिया जाता है और कैसे आप अपने जान बचाएं, ये वैसी वाली स्थिति है। और दूसरे एक जो वेल कैलकुलेटेड, मतलब अच्छी तरह से आप कैलकुलेट करें कि लॉन्ग टर्म के लिए ऑनलाइन शिक्षण आपके विद्यालय, आपके महाविद्यालय, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए क्या एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो सकती है, भावी जो योजना बन सकती है, और विधिवत रूप से वो बनना आवश्यक है। तो इन्होंने अनेक उदाहरण दिए किस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में अपूर्ण शैक्षणिक सत्रों को पूरा करना पड़ा, और इंटरनेट एक्सेस की भी समस्या के बारे में इन्होंने चर्चा की। और फिर ये भी बताया कि बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो प्रयोग में हम लोग ला सकते हैं। जहाँ तक सभी वक्ताओं के बारे में उनके मुख्य विचारों को मैंने आपके सामने रखा है, यदि डॉक्टर राम भरोसे आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ूं। जी सर, बिल्कुल। ठीक, आप बस मुझे दिशा निर्देश करें और बताएं मुझे कि मेरे पास कितना समय है, ताकि आप उस हिसाब से इसको बिल्कुल अच्छे से समराइज कर दीजिए सर। आप अपना समय लीजिए सर। आप ठीक है, ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद। तो स्लाइड्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को? जी सर, आ रहे हैं सर। जी 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 जी। तो ये मेरी प्रस्तुति ये है कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति, उपलब्धियां, समस्याएं और संभावनाएं। और मैं आप लोगों के साथ मॉरिशस के कुछ उदाहरण, मेरे जो विश्वविद्यालय है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, महात्मा गांधी संस्थान, वहाँ से हमारे जो कुछ अनुभव हैं मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। और उसमें निर्णायक मंडल भी साथ साथ बनेगा। जी, आगे बढ़ूं? मैडम आपको हाँ, आपको मैडम ये बोल रहे हैं हाँ। कि हमारे महाविद्यालय तो ये प्रारूप है जिस ढंग से मैं आगे बढ़ूंगा, अपने अपने काम को आगे मैं बढ़ाऊंगा और अपनी प्रस्तुति को। और सबसे पहले मैं ऑनलाइन शिक्षण की एक छोटी सी भूमिका बांधूंगा, हालांकि विस्तार हो। फिर इसके बाद 21वीं सदी का जो अध्येता है, लेकिन आज आप उसकी कह दीजिएगा क्योंकि उसको अध्यापक वो है, एक वो उसकी मांगे क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है, इस पर चर्चा करूंगा। फिर ऑनलाइन शिक्षण पर थोड़े विस्तार में दूंगा, और इसके बाद जो सर्वेक्षण आप लोगों ने चलाई है, डॉक्टर राम भरोसे जी ने छात्रों और जो भी फैकल्टी सदस्य हैं उनके साथ किए हैं, तो उनके कुछ आंकड़े आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। वो झलकता है असल में जो भी हमारी समस्याएं है। और फिर मॉरिशस में ऑनलाइन हिंदी शिक्षण और कुछ अनुभव, फिर मैं अपने बात को समाप्त करूंगा वहां पर। तो सीधे यदि देखा जाए भूमिका के तौर पर, अब देखिए हम लोग 21वीं सदी में हैं, और 21वीं सदी का अध्येता कैसा है, वो जिसकी बात मैं कर रहा था, डिजिटल नेटिव्स की बात मैं कर रहा था, वो आवश्यक है, उसकी अपेक्षाएं बिल्कुल अलग है। और उनके साथ अडेप्ट करने के लिए जरूरी ये है कि हम कुछ नया सीखें। अगर हम उस भ्रांति में रहें कि हमने जीवन में सब कुछ सीख लिया, अब तक ट्रेडिशनल टीचिंग में हम जिस ढंग से पढ़ाते आ रहे थे वो मतलब काफी है, तो फिर इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ना है, अपने आप को अपस्किल करना है, वो जरूरी है। फिर एक तीसरी बात ये है कि अपनी शिक्षण प्रविधियों के बदलते स्वरूप को हमें पहचानना होगा। ये आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि जिस ढंग से हम लोग कक्षा में पढ़ा रहे थे, वो ढंग बदल गया है, वो तरीका बदल गया है। हम ऑनलाइन है अभी, और ऑनलाइन के कुछ अपने कुछ तौर तरीके होते हैं, किस ढंग से हमें आगे बढ़ना होगा, इसका भी ध्यान हमें रखना होगा। फिर ये भी जाने कि उपलब्ध जो जितने सारे उपकरण हैं हमारे पास, टूल्स जिसे हम कहते हैं, महत्वपूर्ण टूल्स है। अभी जूम है आपके पास, गूगल मीट है, गूगल क्लासरूम है, असंख्य ऐसे टूल्स है। लेकिन मात्र इनके प्रयोग से हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन शिक्षक
बन चुके हैं। ये एक गलत धारणा होगी शायद, या फिर एक सीमित धारणा होगी, बल्कि हम जाने कि उन उपकरणों का अपने शिक्षण उद्देश्यों के और शिक्षण परिणामों के साथ कैसे हम जोड़कर इफेक्टिव टीचिंग करें, प्रभावकारी शिक्षण करें, वो महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपने शिक्षण उद्देश्य से अलग रहेंगे, तो कितने सारे टूल्स हम सामने लाएं, ऑनलाइन शिक्षा उस ढंग से प्रभावकारी नहीं बन पाएगी। फिर एक और बात जिसे हम कहते हैं कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब देखिए, कोरोना काल के दौरान आपने देखा बहुत सारे ई बुक्स, ई पुस्तकें अब फ्री में मिलने लगी है। बहुत सारे वेबसाइट्स जहां पर हैं जो अपने पेड कोर्सेज पहले चलाते थे, अब उनको लगभग फ्री में चला रहे हैं। बहुत सारे संसाधन हमें फ्री में मिल रहे हैं। इसको हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कहते हैं, मुक्त शैक्षणिक संसाधन। अब इनका अधिक से अधिक प्रयोग अपनी ऑनलाइन कक्षा के लिए कैसे करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। फिर ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत आप देखेंगे कि प्रतिपुष्टियां और सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। इनका अस्तित्व जबरदस्त है। जब तक हम फीडबैक ना लें छात्रों के साथ, और वो फीडबैक पग पग पे होता है, यूनिट वाइज, कंपोनेंट वाइज, सेगमेंट वाइज, खंडों में होता है, कि जब तक सर्वे न करें, जब तक प्रतिपुष्टियां न लें, तब तक हम अपने आप को ऑनलाइन शिक्षण के साथ। और फिर एक प्रश्न भी आया था कि कौशलों का विकास कैसे करें। कुछ कौशलों के विकास ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा न समझे आप लोग कि ऑनलाइन शिक्षण से ही आपका पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो सकता है। मुझे लगता है इसमें संदेह है, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे काफी वर्षों से मैं इन उपकरणों का प्रयोग करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जिसे हम एक मिश्रित मोड कहते हैं, जहां पर दूरस्थ शिक्षा आपके ओडीएल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसके साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा और जो पारंपरिक शिक्षा मोड है, इन सब का एक मिश्रित रूप वो सबसे अधिक लाभकारी है। इस बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय संदर्भ में कि ऑनलाइन शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा ये नई बात नहीं है। और ये भी ना सोचे कि ये पश्चिम की देन है। पश्चिम ने ढांचा दिया है जरूर हम लोगों को, पश्चिम ने हम लोगों को स्ट्रक्चर दिया होगा, लेकिन आप गुरुकुल के बारे में सोचिए। आप सोचिए अपने शास्त्रों में, और वो जमाना कैसा था, वो युग कैसा था, जब संजय बस सोच के माध्यम से ही धृतराष्ट्र को बता पा रहे थे कि देखिए ये हो रहा है युद्ध भूमि में। वो क्या कहीं न कहीं एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी नहीं थी, हाई ब्रॉडबैंड स्पीड कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं। तो इस ढंग से गुरुकुल में किस तरह से शिक्षा अर्जित और प्राप्त की जाती थी, वो इस कंसेप्ट को, ऑनलाइन शिक्षण को समझने के लिए मुझे लगता है कि जो शोधकर्ता है उनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। अच्छा, ये जो जितने सारे स्लाइड्स हैं मेरे पावर पॉइंट के, मैं डॉक्टर राम भरोसे जी आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा, या शायद चैट बॉक्स में मैं शेयर कर लूंगा, ताकि सभी लोग इसको विस्तार से, अगर जो महत्वपूर्ण लगे वो ले सके। ये सब रिकॉर्डेड है सर, सबको यूट्यूब से जाएगा सर ये लेक्चर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो हम लोग 21वीं सदी के वातावरण, शिक्षण वातावरण की बात करें, जहां पर अब देखिए, अब हमारे छात्र मात्र श्रोता नहीं है। हमारे छात्र पारंपरिक कक्षाओं की तरह सुन रहे हैं, या फिर कक्षा के अंत में 2-1 सवाल कर लेते हैं, अपनी जिज्ञासा को व्यक्त कर लेते हैं। वैसे श्रोता, वैसे अध्येता नहीं है। हमारे श्रोताओं को, हमारे अध्येताओं को चाहिए कि वे लोग इनोवेटिव बने, वो लोग क्रिएटिव बने। इनके जितने सारे स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हम कहते हैं, जो भी कौशल, दक्षताएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। तो इसलिए पढ़ने का ढंग, तरीका और अवसर सब धीरे धीरे बदल रहे हैं, और इनके साथ हम लोगों को एडजस्ट करना होगा।
और आप देखेंगे कि जो कक्षाएं अभी चल रही हैं, जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज लैबोरेटरीज कहते हैं, भाषा प्रयोगशाला जैसे हम लोग कहते हैं, तो किस तरह से भाषा शिक्षण बेहतर ढंग से हो पाता है। और विशेषकर मैं भारत से बाहर, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ या फिर यूरोप में जहाँ पर लोग हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से साउंड्स मतलब ध्वनियों को सही उच्चारण और ड्रिलिंग के साथ सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसमें भाषा प्रयोगशाला का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम ऑनलाइन शिक्षण के लिए हम तरीकों की बात करते हैं, जो जो नई प्रविधियों की बात करते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि हमारे एक सिंपल से टैबलेट या मोबाइल फोन के माध्यम से, या फिर इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या प्रोजेक्टर, डिजिटल रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, जितने सारे टूल्स हैं, इन सब को यदि हम लोग अपने शिक्षण उद्देश्यों के साथ जोड़ें, तो हम पाएंगे अंततः कि हम इन उपकरणों का सर्वाधिक प्रयोग कर पा रहे हैं। तब तब हमको लगेगा कि मोबाइल में जितने सारे स्पेसिफिकेशंस हैं जो अनयूज्ड है, जिनका प्रयोग हम प्रायः नहीं करते, उन सब को हम शिक्षण में ला सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है मुझे लगता है, और शिक्षण व्यवस्था की जब हम बात करते हैं। अच्छा, अभी राठी जी ने वीडियोस की बात की। बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, यूट्यूब से लेकर और जितने सारे चैनल्स हैं। आपको साहित्य पढ़ाना है, भाषा पढ़ाना है, या काव्य शास्त्र पढ़ाना है, कुछ भी, तो अनेक संसाधन है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, और खासकर फैकल्टी जो सदस्य है, कि आप ध्यान दें कि मात्र एक वीडियो दिखाने से आप कहें कि आसानी हो गई है समझाने में। ऑनलाइन शिक्षण में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन शिक्षण में आपको पहले तय कर लेना है पहले से कि ये वीडियो मेरे पास है, उसको डाउनलोड कर दिया है मैंने, या ये सामग्री डाउनलोड कर दिया है। अब इस सामग्री का मैं क्या करूंगा? उसके उद्देश्य क्या है? मेरे पाठ, मेरे ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे के साथ किस तरह से ये जुड़ेगा? किस तरह से मैं अपने निर्देश को सामने रखूंगा? छात्र से मैं क्या पूछूंगा? आप केवल वीडियो देखें, नंबर 1। वीडियो देखने के बाद या पहले 5 मिनट देखें वीडियो का, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द निकालें, जैसे हम लोग करते हैं, हम कहते हैं कि 10 विशेषण आप निकालिए उसमें, या वाक्य संरचना को ठीक कीजिए, या किसी एक गीत में लिंग संबंधी जो भी कारक और जो भी व्याकरणिक संबंधी अशुद्धियां हैं, उनको निचोड़े। तो निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक इंस्ट्रक्शंस हमारे क्लियर, स्पष्ट ना हो, तब तक उस वीडियो को दिखाने से मात्र एंटरटेनमेंट के लिए, मात्र वो देख रहे हैं दृश्य श्रव्य माध्यम से, और उससे कुछ इफेक्टिव लर्निंग और लर्निंग आउटकम्स आउटपुट नहीं हो पाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। अब हम मॉरिशस की यदि बात मैं करूं, तो हम शिक्षण विधियों पर अधिक जोर देते हैं, और काफी वर्कशॉप्स चलाते हैं कि नई विधियों के माध्यम से हम कैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बेहतर ढंग से पढ़ा सके अपने बच्चों को। क्योंकि आप देखिए, हमारे यहाँ जो जितने सारे हमारे छात्र हैं, वो हिंदी को एज ए सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं। तो और वैसा वातावरण भी नहीं है। हम फ़िल्में देखते हैं, यहाँ पर हिंदी के कार्यक्रम चलते हैं दूरदर्शन पे हमारे यहाँ और रेडियो पे, लेकिन फिर भी वो फ्लुएंसी नहीं है, वो फ्लो नहीं है हमारे छात्रों में। लेकिन इसलिए एक स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी का प्रयोग वो करना ज़रूरी है। तो इस पर हम लोग काफ़ी ज़ोर देते हैं, और चूँकि हमारी जो सरकार मिनिस्ट्री में जो भी प्राइमरी स्कूल से प्री प्राइमरी से हिंदी की पढ़ाई होती है अप टू यूनिवर्सिटी लेवल, और उसमें वहां पर हमारे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैं, सभी में स्पष्ट है कि किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप पढ़ा रहे हैं शिक्षकों को, हर एक लेवल के लिए उद्देश्य क्या है। और इन सब में आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण ये है कि टू डेवलप competencies and develop skills, जैसे
कुछ वक्ताओं ने पहले बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, और ये इस तरह के जो कौशल हैं भाषा संबंधी, जब हम भाषा की बात करते हैं तो लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड, और इन सब को बढ़ाना मतलब हमारे उद्देश्य होते हैं। अच्छा, इन उपकरणों की बात मैंने की है, मैं इसको स्किप करता हूँ, आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। अब देखिए प्रायः ये भ्रम है, और डॉक्टर राम भरोसे के साथ इस पर काफ़ी लंबे समय के लिए हमने चर्चा की कि कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि ज़ूम पर या गूगल मीट पर आना या फिर कुछ उपकरणों का प्रयोग करना आ गया, तो मतलब जुड़ गए हम लोग ऑनलाइन शिक्षण के साथ। जी अ, मैं कहूँगा कि सतर्क रहना चाहिए हम लोगों को, जी। क्योंकि ये टूल्स हैं। हम्म, अगर इनका गलत इस्तेमाल करें, अगर खुद हम लोग कमज़ोर हैं इनके प्रयोग में, तो फिर इसका नकारात्मक प्रभाव छात्र पर पड़ सकता है। बजाय इसके कि छात्र हमारे इन इन माध्यमों से नई चीज़ें सीख पा रहे हैं, लेकिन वो ये कहेंगे कि मेरे शिक्षक को नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, या फिर केवल टूल है उनके सामने, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करें, तो बहुत सारे व्यवधान आ सकते हैं। तो इस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। जिन 5 तत्वों की मैं बात करता हूँ प्रायः ऑनलाइन शिक्षण की, एक तो सबसे पहले आपके पास शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। वो कंटेंट जिसे आप कहते हैं, और कंटेंट पर आप ध्यान दें। सुशील सर ने कहा और अन्य वक्ताओं ने भी कहा, कंटेंट ऐसा न हो कि कहीं से आप आयात आयात करके कहीं से उठाकर आपने रख दिया है। नहीं, आपके कंटेंट आपके छात्रों, आपके पाठ्यक्रम, आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज की सच्चाइयों को, उनकी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। वो ज़रूरी है, कंटेंट। और उसके साथ शिक्षण उद्देश्य, हर एक कंटेंट का अनुभाग, छोटा-सा छोटा भाग आप उसके लिए बनाएँ, उद्देश्य क्या है? क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ ये भाग? कैसे मैं पढ़ाऊँगा? पढ़ाने के बाद क्या होगा? अ, उसके परिणाम क्या होंगे? उसके बाद फिर पुनर्मूल्यांकन कैसे मैं करूँ? आत्म मूल्यांकन मैं कैसे करूँ? कैसे मैं अगली बार दूसरे बैच को बेहतर ढंग से पढ़ा सकूँ? ये जो लगातार, जिसे हम डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं, वो आवश्यक है। तीसरी बात, ऑनलाइन शिक्षण में निर्देश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप साक्षात रूप से छात्रों के सामने उपस्थित नहीं है, तो इसलिए निर्देश बहुत ही स्पष्ट होने चाहिए कि देखिए, अब ये हिस्सा आप पढ़ें, पढ़ने के बाद आप ये कार्य करें, इस कार्य को इस ढंग से आप सुपुर्द करें, यहाँ पर आप सुपुर्द करें, और ऐसे इस फॉर्मेट में जितने सारे प्रोटोकॉल हैं वो ज़रूरी है निर्देश के तौर पर। और ऑनलाइन शिक्षण को किसी एक विद्यालय, महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी में समाहित करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर्ड रूप देने के लिए आपको ढांचों का, प्रक्रियाओं को सशक्त बनाना होता है। मतलब आपके जो प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म्स जिसे हम कहते हैं, कि आपके गाइडलाइंस होने चाहिए, कि अगर कल मैं आपके विद्यालय के साथ जुड़ता हूँ, तो मेरे पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जो औपचारिक तौर पर कि ऑनलाइन शिक्षण के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है, वो आवश्यक है। फिर इसके बाद पद्धतियाँ और मॉडल पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। पद्धतियों के लिए मैंने पहले भी कह दिया है कि हमें उनमें बार-बार उनको रीअसेस करना होता है, उनका पुनर्मूल्यांकन करना होता है। उद्देश्यों के साथ ये जुड़े हुए हैं, और हमें तय करना है कि मॉडल कैसा है। आज मुझे यदि मैं क्रियाओं को समझा रहा हूँ, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, तो मेरा सबसे पहले मैं तय करूँ कि किस मॉडल का, किस टूल का प्रयोग मैं करूँगा। ज़ूम बेहतर होगा, या फिर गूगल क्लासरूम बेहतर होगा, या कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म बेहतर होगा। अब मॉडल चुन लिया वहाँ पर, तो किस ढंग से मैं आगे बढ़ूँगा, ये फिर आगे की बात है वहाँ पर।
फिर इसके बाद ऑनलाइन उपकरण, जिसे मैं कहता हूँ कि आपके मोबाइल से लेकर अ, मैं प्रायः देखिए मैं एक मॉड्यूल पढ़ाता हूँ मॉरिशसीय हिंदी साहित्य। तो बहुत सारे हमारे रचनाकार यहाँ पर अभी मतलब जीवित हैं। तो करीब 15 वर्ष पहले मोबाइल से बस मैंने एक छात्र ने किसी एक मॉरिशसीय कहानीकार की कहानी को जब मैं पढ़ा रहा था, उसने एक प्रश्न किया और मेरे दिमाग में चला कि क्या यार मैं अगर उन उस लेखक को सीधे मैं फ़ोन करूँ और लाउडस्पीकर पे रखूँ और क्लास में ऐसे मैं छात्रों से कहूँ कि आप व्यक्तिगत रूप से प्रश्न कीजिए इस कहानी पर और ये प्रयोग मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से जब हम इन चीज़ों का बेहतर से बेहतर प्रयोग कर सकें और इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्रिएटिव हों, वो ज़रूरी है, क्रिएटिविटी ज़रूरी है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा। एक प्रभावशाली ऑनलाइन शिक्षण के गुण क्या-क्या होने चाहिए, ये इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं और इनके कुछ सिद्धांत हैं जिन पर काफ़ी लोगों ने चर्चा भी कर दी है कि सबसे पहले कमिटमेंट होना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षण के लिए वो ज़रूरी है कि हम लोग प्रतिबद्ध रहें कि हाँ भाई, अब मैं शुरू करना चाहता हूँ और इसकी तैयारी मैं करना चाहता हूँ। तो फिर इससे इससे क्या है कि प्रतिबद्धता, फिर चरणबद्ध योजना मैं बनाऊँ और उसका सही प्रबंधन हो, पाठ्यक्रम के पैटर्न को मैं स्थापित करूँ और विधियों, गतिविधियों को, प्रतिपुष्टियों को आदि को मैं रख सकता हूँ। अ, मेरी मेरी प्रस्तुति में डॉक्टर राम भरोसे जी, आप सुन रहे हैं मुझे? सर, हेलो। तो जो आंकड़े हैं, जो सर्वेक्षण आप लोगों ने चलाए हैं, उनके आंकड़े मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और ये वही चिंताएँ हैं जो आप सभी लोगों ने, आपके छात्रों ने व्यक्त की है। एक सबसे पहला सवाल ये था कि वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन शिक्षण की उपयोगिता का आकलन करने पर आप कितने प्रतिशत इस पद्धति से संतुष्ट होंगे? और इसमें लगभग आप देखेंगे कि 100% लोग बहुत कम है, बहुत कम दिखते हैं और लगभग 50% के उस पद्धति की संतुष्टि पर 30.2% लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन सर्वेक्षणों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इसका विस्तृत विश्लेषण नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जो आपके देश, आपके गाँव, आपके शहर की अपनी कुछ रियलिटीज़ हैं। तो आप इन प्रतिपुष्टियों के आधार पर ज़रा सोचें और देखें कि किस तरह से चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सकता है। अब व्यावहारिक शिक्षण को लेकर कुछ लोगों ने अपनी पहली पसंद लगभग 33% लोगों ने व्यक्त की है, जिनको लगता है कि व्यावहारिक शिक्षण पहली पसंद है, जिसे आप ट्रेडिशनल टीचिंग कहते हैं। जबकि मिश्रित शिक्षण पर अधिकतर लोगों का ध्यान गया है, लगभग 62%। तो इसका मतलब ये है कि अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा 100% न हो, न कि ट्रेडिशनल टीचिंग 100% हो, एक ब्लेंडेड मोड जिसे हम कहते हैं, मिक्स मोड कहते हैं। फिर आगे मैं डॉक्टर राम भरोसे जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ। जी भाई जी, तो मैं सुन रहा हूँ। आप ज़रा बताएँ अगर ज़्यादा मतलब बोरिंग हो रही है, किस तरह से प्रस्तुति चल रही है, तो मैं उस हिसाब से सर ये अपनी बोरिंग प्रस्तुति। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ये सर्वेक्षण किए गए हैं ये बड़े गंभीर हैं और इन पर ही अच्छा, हाँ। हमारा आगे का जो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति की हम बात कर रहे जी। हैं, वो जी, आगे जी, इन्हीं जी, पे जी। हम इन पे ज्यादा आंकड़ों पे बात कर सकते हैं सर। तो आप सर जारी जी, जी। रखिए इस। ओके। लगभग कितने समय है मेरे पास? 10-15 मिनट? 10 मिनट सर। 10 मिनट? ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूँगा और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक प्रश्न अगर मिल पाए तो वो बेहतर होगा। प्रश्न आ ये रहे हैं जो सर, आ रहे हैं प्रश्न। अच्छा, जी। हाँ, हाँ। तो ऑनलाइन शिक्षण हेतु अनुसार बेहतर विकल्प कौन-सा है? ईमेल, व्हाट्सएप की प्रतिशत आप लोग देख सकते हैं। गूगल मीट पर काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ भारत में गूगल मीट को काफ़ी पसंद करते हैं लोग और ज़ूम को भी।
हैंगआउट और बाकी पता नहीं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन शिक्षण सफल हो सकता है, तो इसमें अधिकतर लोगों ने कहा हाँ संभव है, सफल हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को अभी तक संदेह है। 38% लगभग लोग इस पर संदेह कर रहे हैं। और इन आंकड़ों को मैं आगे बढ़ाऊं, दूसरा जो सर्वेक्षण चला था कि ऑनलाइन शिक्षण के साथ जुड़ना सरल है, अधिकतर लोगों ने कहा हाँ सरल है। जिन लोगों ने कहा कि कठिन है, तो शायद एक हिचक, एक डर की वजह से या फिर अन्य कारण हो सकते हैं, जिन लोगों ने विस्तार से अपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस में रखे हैं इस बात को। ये और कुछ आंकड़े हैं, इनको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। क्या अब हमें गंभीरता से ऑनलाइन शिक्षण को अपने व्यावहारिक शिक्षण में शामिल कर लेना चाहिए? अधिकतर लोग ये मानते हैं, और 68% लोग मानते हैं कि बिल्कुल शामिल करना चाहिए, जबकि 16% 300 रेस्पॉन्सेज में से, 300 उत्तरदाताओं में से 16% लोग मानते हैं कि अभी नहीं है और मुश्किल है। उनको मैं समझ सकता हूँ, कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीजें। ये कुछ समस्याएं जिन लोगों ने रखी हैं कि दूर दराज के गांवों में, इलाकों में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, रेडियो टेलीविजन को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना है, इंटरनेट कनेक्शन और इंटरनेट की सुविधा बहुत कम होती है आदि, ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आना चाहता हूँ अपने कुछ प्रयोगों पर। मॉरिशस में हम लोग पहले मूडल का प्रयोग करते थे। मूडल एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पर पहले से ही सारा कुछ एक टेम्पलेट जैसा है और आपको भरना होता है आपकी कक्षाएं, आपके कंटेंट, सामग्री और असेसमेंट और क्विज और जो भी ये सारा कुछ। अभी कुछ वर्षों से हम गूगल क्लासरूम का प्रयोग कर रहे हैं। अब गूगल क्लासरूम बहुत ही रोचक है और बहुत ही आसान है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक्सप्लोर करें। जीमेल अकाउंट है आपके पास, तो सीधे 3 डॉट्स पे जाइए ऊपर और सीधे आपको गूगल क्लासरूम मिलेगा और वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने कक्षाएं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक मेरी एक ग्रुप है डिसर्टेशन का, फिर ये जनरल लिंग्विस्टिक्स का, मॉरिशियन हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रयोजनमूलक हिंदी, काव्य शास्त्र और हिंदी गद्य और मध्यकालीन कविता, ये सब कक्षाएं हैं। और ये क्या है कि हमने इसको बनाया है विशेष तौर पर अभी जो ऑनलाइन परीक्षाएं हमारी चल रही है, तो छात्रों के लिए हमने लोगों ने एक कैलेंडर बना दिया है कि इस दिन को आपका ये मॉड्यूल खुलेगा और यहाँ पर आपके प्रश्न होंगे और आपको 3 से 5 दिन दिए जाएंगे, फिर वो बंद हो जाएगा। आपको इस समय के अंतर्गत अपने जो भी प्रश्न है वो सबमिट कर देने हैं। तो हमारे सभी शिक्षक इससे जुड़े हुए हैं और इस तरह से हम गूगल क्लासरूम का प्रयोग करते हैं। ये कुछ तरीके हैं किस तरह से आप एक क्लास बना सकते हैं। googleclassroom.com पे जाएं और फिर किस तरह से अपने छात्रों को वो कोड देकर उनको शामिल करा सकते हैं अपनी कक्षा में। और कक्षा में जब शामिल होते हैं तो ये यहाँ पर है किस तरह से आप सामग्री आप अपना अपलोड कर सकते हैं, क्लास वर्क, होमवर्क और सारा कुछ असाइनमेंट उनके, और कितने लोगों ने सबमिट किए हैं और आप उनके जो ग्रेडिंग है, ये सारा कुछ आसानी से किया जा सकता है। हमारे संस्थान में काफी मल्टीमीडिया मटेरियल हम लोग तैयार करते हैं और ये उनमें से एक है लर्न हिंदी, और हम भारतीय भाषाओं पर काम करते हैं मोटे तौर पर, जिनमें एनिमेटेड जैसे शॉर्ट स्टोरीज जैसी कहानियां है, सिंह और चूहा जैसे आप देख रहे हैं, ये सब हम लोग बनाते हैं और अपने शिक्षकों को देते हैं ताकि वे ये पूरा एनिमेशन है, बिट्टू और चिंटू आदि, और ये पूरा हम अपने संदर्भ में इनको तैयार करते हैं। अच्छा, मैं मुक्त शैक्षणिक संसाधनों की बात कर रहा था, ये भी हम लोग काफी बनाते हैं और शेयर करते हैं। ये जिसको भी चाहिए वो आप लें, उसका प्रयोग करें और खुद बनाएं। एक आईसीटी हैंडबुक हम लोगों ने बनाई है,
मैं 2013 से 2015 अपने संस्थान का एक विभाग है लैंग्वेज रिसोर्सेज सेंटर, भाषा संसाधन केंद्र, उसका अध्यक्ष था। तो वहां पर ये सारी सामग्री हम लोगों ने तैयार की थी और हमको लगा कि सबसे पहले हमारे छात्र हिंदी यूनिकोड में टाइप करना नहीं जानते हैं और किस तरह से संसाधन मिले ऑनलाइन, तो उसकी बाकायदा एक ऑनलाइन एक ई बुक हमने बनाया था और सभी को वितरित किया था। वो पीडीएफ फॉर्मेट पे है और सभी लोग उसको ग्रहण कर सकते। ये उदाहरण मैंने दिए थे आप लोगों को मूडल किस तरह से इसका प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अब मूडल कम। फेसबुक का बहुत अधिक हम लोग प्रयोग करते हैं और फेसबुक में हम अपने छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं कि हिंदी में लिखें, हिंदी में अपने आप को व्यक्त करें और उनके अलग-अलग ग्रुप्स भी हैं जहां पर हम प्रशिक्षण कार्य चलाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं सभी प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं के शिक्षकों के साथ। तो उनके ग्रुप्स बनाते हैं हम फेसबुक पर और यहाँ पर आप देखेंगे कि उनके सामग्री या जो भी शिक्षण से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो वहां पर उपलब्ध कराते हैं। अभी फिलहाल इसके साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ कि अभी 20 मार्च से हम लोग लॉकडाउन पे है और आज रात 12 बजे के बाद फिर लॉकडाउन खत्म हो रहा है। कल से सभी लोग नौकरी पे जाएंगे। इससे पहले सभी लोग वर्क फ्रॉम होम वाले मोड पे थे। तो इस बीच हमारी शिक्षा सरकार ने ये तय किया कि जितने जो भी छात्र घर पे हैं इन सभी के एजुकेशनल वीडियोस बनाए जाएं और वो बाकायदा हमारे टीवी के 4 चैनलों में वो प्रसारित होते हैं ये सारे वीडियोस। और इसके लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया है फेसबुक पे तालीम नाम करके, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट का अभी फिलहाल इंचार्ज हूँ, जिनमें हम हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू और मॉडर्न चाइनीज ये 5 भाषाएं हमारे संस्थान में पढ़ाई जाती हैं। तो इनसे संबंधित अब तक हम लोगों ने 1400 ऐसे वीडियोस बना चुके हैं। 1400 वीडियोस बना चुके हैं और हिंदी में 200-250 के करीब वीडियोस हमारे प्राइमरी स्कूल के लिए ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक के लिए है और लगातार रोज 36 वीडियो हमारे नेशनल चैनल को जाता है। अभी भेजा है मैंने। तो इस ढंग से हमारा कार्य चल रहा है और ऑनलाइन शिक्षण टीवी के माध्यम से हो रहा है। तो इससे जुड़ना चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको कुछ नजर मिल जाए। अब सुझाव के तौर पर क्या जरूरी है आप लोगों के लिए, जो भी कंटेंट आप बनाएंगे उसको कस्टमाइज करें। वो जरूरी है कि कंटेंट्स मेरे और मेरे छात्रों के लिए सार्थक हो, रेलेवेंस। दूसरी बात, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। आपके प्रिंसिपल साहिबा है, प्रोफेसर सुनील जी है यहाँ पर और सभी लोग हैं। तो ये आवश्यक है कि अपने फैकल्टी मेंबर को और साथ साथ छात्रों को भी ट्रेनिंग दे इन नए उपकरणों के साथ। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनको अपस्किल कराएं, वो जरूरी है। तीसरी बात, सपोर्ट। जब तक मैनेजमेंट, प्रबंधन और आपके जो संस्था है या फिर यूनिवर्सिटी है अपने फैकल्टी मेंबर को और छात्रों को सपोर्ट नहीं देगा इस ऑनलाइन शिक्षण में, तब तक काम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। चौथी बात, इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे नए कार्यक्रम, नए पॉलिसीज बनने चाहिए, नई योजनाएं बनने चाहिए संस्थागत ढंग से कि व्यक्ति को लगे कि हम आगे बढ़ सके। मोटिवेशन भी जरूरी है। इसके बाद मेरा एक और पॉइंट ये है कि मेंटरिंग आवश्यक है। जैसे डॉक्टर राम भरोसे अभी आप ऑनलाइन के साथ जुड़े हुए हैं और ये वेबिनार आपने किया है, तो आप अपने सहयोगियों को मेंटर कर सकते हैं, उनको उनकी मदद कर सकते हैं। ये साझेदारी के बिना हमारा काम नहीं बन पाएगा। आप इसका ध्यान रखिए। वर्कशॉप्स और ऑनलाइन टूल ये जरूरी है और मैकेनिज्म और इंटरनेट वो सरकार की ओर से है और लॉजिस्टिक्स जो भी है उसके लिए। आपका सहयोग लेंगे सर, हम इसमें आपका सहयोग लेते रहेंगे। जी अवश्य अवश्य। तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो देखिए स्थिति कैसी होगी हमारी। लेकिन ऑनलाइन शिक्षण के साथ, अभ्यास के साथ साथ देखिए हम किस तरह से खुश हो सकते हैं। और देखिए जो व्यक्ति सोचता है, प्रतीक्षा करता रहेगा कि अरे भाई कब मैं सीखूंगा, कब कोई मुझे सिखाएगा, वो पिछड़ जाएगा। और जो व्यक्ति खुद को प्रशिक्षित कर रहा है वो 2 कदम आगे बढ़ेगा और
तीसरी श्रेणी का व्यक्ति वो है जो प्रहार करे, सीधा उसको लग रहा है कोरोना वायरस आए मेरे लिए आशीर्वाद है कि मैं शिक्षण में अपने आप को बेहतर बनाऊं, ऑनलाइन शिक्षा के साथ मैं जोड़ूं या जुड़ूं, लोगों को भी जोड़ूं और आगे भी और बेहतर होता जाऊं। वरना अन्यथा भैया गुरुजन, आप इस व्यक्ति की तरह रह जाएंगे कि मैं उपेक्षित क्यों हूं, मुझे क्यों किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया है। इसके साथ मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त कर रहा हूं इस कोट के साथ कि इस दुनिया में आरंभ कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। इसके साथ मैं डॉक्टर राम भरोसे और आपके सभी महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहिबा और सभी पैनल मेंबर को और आपके पार्टिसिपेंट्स को मैं बहुत से धन्यवाद देता हूँ। कोई भी प्रश्न हो तो मैं जरूर सुनना चाहूँगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषतः जो आपने हिंदी शिक्षण में इस तकनीक का जो प्रयोग करना हमें बताया है, ये हमें वास्तव में अपने यहाँ कम से कम अपने स्तर से एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए। और मैं तमाम प्रतिभागी को यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की समस्याएं, टेक्नोलॉजी संबंधी समस्या जब आप मैथोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो आती है, तो आप सीधे हमारे विनय सर से संपर्क कर सकते हैं। इसमें कोई आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक प्रश्न ये आया है सर कि, हाँ सर सुन रहे हैं विनय सर? जी जी मैं सुन रहा हूँ। एक प्रश्न आया है, डॉक्टर दीपिका शर्मा जी ने यह प्रश्न किया है कि व्हाट वुड बी द बेस्ट मेथोलॉजी टू अडॉप्ट ए मिक्स्ड टीचिंग पेडागोजी इन द क्लासरूम टीचिंग पोस्ट कोविड-19? नहीं, फिर से वो कट गया, फिर से बताइए तो। इन्होंने किया है कि व्हाट वुड बी द बेस्ट मेथोलॉजी टू अडॉप्ट ए मिक्स्ड टीचिंग पेडागोजी इन द क्लासरूम टीचिंग पोस्ट कोविड-19, यानी इसके बाद स्थितियां में मिक्स्ड कैसे हम कर सकते हैं टीचिंग व्यवस्था। जी 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 तो एक प्रश्न और है सर। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हाँ, एक प्रश्न और है, दोनों को आप साथ ले लीजिएगा। बोलिए। एक प्रश्न ये आया है कि भारत के संदर्भ में जो ये ऑनलाइन शिक्षण की जो व्यवस्था है, इसको किस तरह से शासन और प्रशासन के स्तर से इसमें सुधार करने की गुंजाइश है, और कैसे हम दूर दराज के उन गांवों तक भी पहुंच सकते हैं? क्या कोई ऐसा माध्यम भी हमारे सामने निकल सकता है कि दूर दराज का जो बच्चा है, चाहे वो मैदानी इलाकों का हो, चाहे वो पहाड़ का हो, तो वहां तक भी ये चीजें पहुंच जाएं? ऐसी क्या व्यवस्था हम अपने स्तर से कर सकते हैं? ये एक सज्जन है बिहार से, उन्होंने पूछा है सर, राजकिशोर जी ने। जी धन्यवाद, दोनों प्रश्नों के लिए धन्यवाद। सबसे पहले कि मिक्स पेडागोजी वो जरूरी है, और मैं इसका प्रशंसक हूं कि हम एक मिश्रित पेडागोजी का प्रयोग करें। प्यूरली ऑनलाइन, कंप्लीटली ऑनलाइन न जाएं और कंप्लीटली ट्रेडिशनल भी न रहें। तो प्रयोग किस तरह से हो सकते हैं? एक तो गूगल क्लासरूम के साथ आप जुड़ सकते हैं। गूगल क्लासरूम में आप अपनी कक्षा के जितने सारे नोट्स हैं, जितने सारे वीडियोस, जितने सारे लिंक्स हैं, उसको आप भेज सकते हैं वहां पर। और जब भी आप कक्षा में जाएं, और कक्षा में जाने से पहले आपने निर्देश दे दिए कि देखिए मेरे कक्षा में आने से पहले आपको ये वीडियो देखना है और इसके साथ आपको ये कार्य करना है, फिर आप कक्षा में जाएं। पूर्व तैयारी जरूरी है कि हम अपने छात्रों को एंगेज कराएं। वो जो एंगेजमेंट जरूरी है कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा के अंतराल में ये जो गैप है वो ऑनलाइन ही शिक्षण पूरा कर सकता है। तो इस ढंग से बहुत सारे उदाहरण भी हो सकते हैं। विस्तार से अगर इन महाशय को आप मेरा नंबर दे सके तो मैं और अधिक विस्तार से इनको अपने विचार में प्रस्तुत कर सकता हूँ। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है कि शासन को क्या करना चाहिए भारतीय संदर्भ में, भारत में तो इंटरनेट आमतौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है। रिमोट एरियाज में, दूर दराज गांवों में ये सभी लोगों से मुझे पता चल रहा है। तो ये तो एक प्रशासनिक निर्णय है। मुझे लगता है इसमें व्यक्तिगत तौर पर कुछ खास नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ हॉट
स्पॉट्स हो सकते हैं। गाँवों में कुछ ऐसे सेंटर, मुझे पता नहीं अगर आपके गाँवों में है वहाँ पर, या कुछ ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा हो, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या वहाँ के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ मिलकर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, शिक्षा संबंधी वहाँ पर केंद्र बनाए जा सकते हैं कि छात्र आकर अपने जो भी ऑनलाइन सामग्री है उसके साथ रूबरू या संपर्क हो सके। मैं बहुत अधिक इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि स्थितियों से मैं उतने वाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे क्षमा करें इसके लिए। नहीं सर, लेकिन आपने अंत में जो वाक्य बोला सर, धन्यवाद पहले आपका। हुँ, आपने अंत में जो वाक्य बोला उस पर सच में बात हो सकती है, और इसमें विचार विमर्श भी हम शिक्षक गणों को, कम से कम जो रिमोट एरियाज में बैठे हैं, उनको विचार अपने जिलाधिकारी महोदय से करना चाहिए। वो हाँ, ये है कि हम एक हॉट स्पॉट के साथ में हम एक ऐसा नेटवर्क स्थापित हाँ। कर दें, एक ऐसे रिमोट क्षेत्र में जो दूर से उस नेटवर्क को कवर कर सके, और जहां पर रिमोट में बैठा जी, जी। बच्चा है वहां तक वो नेट की सुविधा जो है वो प्रॉपर उनको मिल सके। इस पर हमें जी, जी। विचार करना चाहिए। और इसके संदर्भ में और मैं मुझे आप लगता है बहुत सारे एनजीओज़ भी हैं, सॉरी हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे एनजीओज़ भी हैं, स्वयंसेवी बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, उनके साथ भी संपर्क किया जा सकता है। क्योंकि शिक्षा के लिए कोई कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। शिक्षा अधिक से अधिक जगह तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, वो अनिवार्य है आज के संदर्भ में। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अ, वैसे भी इसमें मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा सर, कि तकनीक के इस ज़माने में हम ये रोना कब तक रोते रहेंगे कि ये सुविधाएँ नहीं है। कहीं न कहीं से तो हमें ये खोजना पड़ेगा। चाहे हमें प्रशासन स्तर तक ये बात अपने शिक्षकों के माध्यम से कहना पड़े, या जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उनसे ये उनसे उनके माध्यम से आगे ऊपर सरकार तक ये चीज़ें कहनी चाहिए। क्योंकि आने वाला समय कैसा चैलेंज हमारे सामने लेके आएगा ये आज बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, और इस बात से कोई नकार नहीं सकता है कि आज स्थिति कहाँ खड़ी होके आ गए हैं हम। कहाँ हम क्लास में 1.5 घंटा 2 घंटा हम बच्चों से रूबरू होते थे, लेकिन आज हम क्लास में जाने को एक तरह से तरस रहे हैं। इसको तरसना ही कहते हैं, क्योंकि जो वास्तव में क्लास जी, टीचिंग में गंभीरता से पढ़ाता है वो आज भी एक छटपटाहट महसूस कर रहा है इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से। उसको ये महसूस हो रहा है कि यार मैं बच्चों से कम मिलूंगा। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि बच्चे भी अपने शिक्षक से मिलने के लिए आतुर हैं। जो बच्चे रोज ये कहते थे यार ये टीचर रोज आ जाते हैं, आज वो खुद कह रहे हैं कि सर अब आप क्लास हमारी कब होगी। तो वास्तव में एक चैलेंज जो हमारे सामने आया है, इसको स्वीकार करते हुए अपने शासन और प्रशासन स्तर तक ये जो खासतौर से रिमोट एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उन स्थानों की बात कतई नहीं कर रहा हूँ जहां पर 24 घंटे नेट की फैसिलिटी जो है अवेलेबल रहती है, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो वाईफाई के माध्यम से हो। तो मैं आपका सर विनय सर, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको किन ना, शब्दों ना, में धन्यवाद कहूं, हाँ, क्योंकि आपने जिस पेडोगोजी की बात की है उस पर हमको विचार करना चाहिए। और मैं यहाँ ये भी कहूंगा सर आपसे कि हमारे जो विज्ञान के जो विषय हैं, इसमें हमारी प्रिंसिपल मैम सुमिता मैम जुड़ी हुई है, वो मेरी बात से सहमत होंगी, क्योंकि वो काफी पहले से इस ऑनलाइन पेडागोजी या उनके साथ चीजों से जुड़ी हुई है। हमारे अरुण सर हैं ज्योग्राफी वाले, वो भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स है उसमें ये चीजें काफी बेहतर और काफी पहले से चलती हुई आ रही है। लेकिन जब हम हिंदी भाषा शिक्षण की बात करते हैं या हिंदी साहित्य शिक्षण की बात करते हैं तो हमारी सुई अटक जाती है कि साहित्य का विद्यार्थी अब टेक्नोलॉजी जुड़कर कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये धारणा हमको तोड़नी होगी। मीरा चौरसी जी यहाँ बैठी हैं, तेजस पुनिया जी हैं, और भी यहाँ ऐसे कई सज्जन मेरे हिंदी के काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि ये तकनीक जो है इसको हिंदी भाषा शिक्षण में हमको इस्तेमाल करना ही चाहिए, और इससे हम अपने चीजों को और बेहतर बना सकते हैं। जो आपने स्लाइड्स दिखाई हैं सर, वास्तव जी, में जी। उनपे आपने बहुत मेहनत कर रखी है, और बहुत आपका ये तपस्या है। मैं ये कहूंगा कि आपकी ये पिछले 20 सालों की तपस्या है जो आपने इन 20 मिनटों में हमारे सामने रखी है। हमारे गाँव में सब पानी है। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? अब आ रही है, अब आ रही है। ये कृपया जो कट है गई ये थी। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जिन्होंने अपने को अनम्यूट कर लिया। तो मैं अभी नेटवर्क समस्या की बात कर रहा था, उसका भी अभी एग्जांपल अभी आपके सामने आया कि यहाँ पर शहरों में भी
नेटवर्क की जो स्थितियां हैं वो बड़ी गंभीर है। तो मैं आगे ये यहाँ पर ये कहना चाहूँगा इसके साथ में कि जो ये तमाम तरह का जो ये वेबिनार जो ये आयोजन किया गया है, ये विशेष इसी बात को ध्यान में रख के किया जाए कि जो पहलू यहाँ पर उठाए गए हैं वो हमारी जिंदगी से सीधे सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, एज ए टीचर भी और एज ए ह्यूमन भी। ह्यूमन इसलिए जो लोग टीचर नहीं हैं, अगर वो भी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊं ये बड़ी एक खुशी की बात है कि जो लोग शिक्षा व्यवस्था से नहीं है वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके बच्चे कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन टीचिंग से बड़ा इफेक्ट हो रहे हैं, कब वो उनका भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो ये एक तरह का जो सर आपने चीजें यहाँ पर बताई, और भारत के संदर्भ में आपने लास्ट में जो वाक्य छोड़ा है वो वास्तव में हॉट स्पॉट वाली जो धारणा आपने यहाँ पे रखने की कोशिश की है वो बड़ी सराहनीय है। इसके बाद में हमारी धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय अरुण सर से पहले हमारी प्राचार्य महोदया मैडम सुनीता मैम, अभी सुन रही हैं मैम? हाँ, सुन रहे हैं। तो मैं मैडम से आग्रह करूंगा कि मैडम आप आए और 2 शब्दों में अब इसकी एक तरह से आप समापन की ओर हमारा कार्यक्रम है, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए सर भी इंतजार कर रहे हैं, तो आप शब्दों में अपना यहाँ पर अपनी बात रखें मैम। और मैं आपका पुनः शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया और ऐसा मार्गदर्शन मेरा किया, आपका धन्यवाद है मैम। हाँ जी मैम। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी डॉक्टर विनय गुदारी जी को और सभी वक्ताओं के। उन्होंने एक समीक्षात्मक जो एक अध्यक्ष का काम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, जिसे पूरे सेशन को और सभी सेशन को लगातार सुनना होता है, और बाकी लोग तो थोड़ा इधर उधर देख भी सकते हैं, पर जो अध्यक्ष का रोल होता है वो बहुत ही मतलब मुश्किल भरा तो क्या कहें, लेकिन बहुत मेहनत वाला होता है। और उन्होंने वाकई जो मैंने कहा था उसको भी इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया कि मैं मतलब सुनने को मजबूर हो गई कि उन्होंने वो बहुत सारी अच्छी बातें कही। और सर की अगर डॉक्टर विनय गुदारी जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि आपने एक पॉइंट जो सबसे अच्छी कही कि ऑनलाइन टूल का यूज करना ही केवल ऑनलाइन शिक्षण पद्धति नहीं है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो IITs के द्वारा या IIM के द्वारा या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल बनाए गए हैं, बहुत अच्छे मटेरियल हैं, पर वो उतने लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। और उसकी वजह यही है क्योंकि अभी भी हमें एक पर्टिकुलर एक शिक्षक चाहिए। अगर ऑनलाइन मीडियम से भी हम पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को, जैसा कि डॉक्टर गुदारी जी ने कहा, कि कस्टमाइज कीजिए अपने शिक्षण को, अपने क्लासरूम को, चाहे आप ऑनलाइन विधि से ही क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी उसे आप कस्टमाइज कीजिए, क्योंकि आप किस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं ये उसकी आवश्यकता को देखना पड़ेगा। और इसमें मैं वो भी चिंता जोड़ना चाहूंगी जो लोगों की है, मैं चैट बॉक्स में भी देख रही थी कि लोगों की बहुत चिंता है कि अगर ऑनलाइन टीचिंग को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ेगी और टीचर से नहीं पढ़वाया जाएगा, बल्कि वो कोई रोबोट होंगे, ये होंगे, वो होंगे जो पढ़ाएंगे। पर व्यक्तिगत तौर पे मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट के लेवल पे जाकर ही उस टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, चाहे वह ऑफलाइन मोड में पढ़ाए, चाहे वह डिस्टेंस लर्निंग मोड के लिए मटेरियल प्रिपेयर करे।